ये कहानी माधव नाम के एक गरीब लड़के की है। माधव एक गरीब किसान था। वो अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। माधव की माँ मंजू को दमा की बीमारी थी। अपनी माँ का इलाज करवाने में ही माधव की सारी आमदनी खर्च हो जाती थी। 2 लोगों के राशन पानी का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। दरअसल पिछले 8 महीनों से माधव की फसल लगातार खराब हो रही थी। बारिश की मार और जंगली जानवरों ने माधव को बहुत परेशान किया हुआ था, जिससे माधव अभी तक उभर नहीं पाया था। यही सब सोचकर एक दिन माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से ही कहता है, हे ऊपर वाले, क्या आपने मेरी किस्मत को काली सिहाई से लिखा है? मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपनी माँ को 2 वक्त का खाना अच्छे से नहीं खिला पा रहा हूँ। इसी कारण मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। पता नहीं सब कुछ कैसे ठीक होगा ऊपर वाले। खुद से ही बातें करते करते माधव रो पड़ता है। थोड़ी देर के बाद अपने गमछे से आंसू पोंछकर फिर अपनी माँ के लिए चूल्हे पर खाना बनाने लगता है। बारिश के कारण लकड़ियाँ गीली हो गई थी, जिस कारण पूरी झोपड़ी में धुआं भर जाता है। धुएं के कारण माधव की माँ मंजू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर माधव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हे ऊपर वाले, ये क्या कर दिया मैंने? चलिए माँ, मेरे साथ बाहर चलिए। माधव किसी तरह अपनी माँ को झोपड़ी से बाहर ले आता है और एक पेड़ के सहारे उनको बैठा देता है और कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, मैं भी कितना पागल हूँ। पता है आपको धुएं से दिक्कत होती है, फिर भी मैंने पूरे घर में धुआं भर दिया। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो बस मेरा ख्याल रखने की कोशिश करता है। आखिर तू खाना भी तो मेरे लिए ही बना रहा था ना। कैसी बदनसीब माँ हूँ मैं। बेटा बाहर से मेहनत करके आता है, उसको खाना बनाकर भी नहीं दे पाती। ऐसा मत कहो माँ, आप मेरे लिए सब कुछ हो। तभी मंजू जोर जोर से खांसने लगती है। वहीं बगल से ही एक लड़की मटके में पानी लेकर जा रही थी। जब वो मंजू को खांसते हुए देखती है तो अपना मटका लेकर उनके पास आ जाती है और कहती है, ये लीजिए अम्मा, पानी पी लीजिए, आपकी खांसी को आराम मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो लड़की मंजू को पानी पिला देती है। जीती रहो मेरी बच्ची, कितना अच्छा स्वभाव है तुम्हारा। कहाँ रहती हो? इस गांव की तो नहीं लग रही हो। हाँ अम्मा, मैं बगल वाले गांव में रहती हूँ। मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। लेकिन आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। बिल्कुल आप जैसी दिखती थी वो। मुझे भी तू अपनी माँ ही समझ बेटी। मंजू, माधव और गौरी आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। अब गौरी जब भी वहाँ पर पानी भरने आती थी तो मंजू से जरूर मिला करती थी। माधव का स्वभाव भी गौरी के प्रति बहुत अच्छा था। मंजू को गौरी और माधव की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन मंजू गौरी से कहती है, बेटी तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा है। क्या तू मेरी बहू बनना चाहेगी? हम तुझे धन दौलत तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन गरीबी में तू मेरे बेटे के साथ बहुत खुश रहेगी। मैंने खुद अपना जीवन गरीबी में काटा है अम्मा जी, मुझे गरीबी से कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात माधव जी की, तो वो बहुत भले इंसान है। मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गौरी के मुंह से ये बात सुनकर मंजू बहुत खुश हो जाती है और सिंपल तरीके से अपने बेटे की शादी गौरी के साथ करवा देती है। जिसके बाद गौरी धीरे धीरे अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है।
वो चूल्हे पर खाना पकाती थी, नदी से पानी लेकर आती थी और अपनी सास का भी बहुत ख्याल रखती थी। इतना ही नहीं, वो अपने पति माधव के साथ खेत में काम करने में उसकी मदद भी करवाती थी। गौरी, घर में तुम्हारे आने के बाद ऐसा लगता है मेरी आधी टेंशन खत्म हो गई। सारा भार तुमने अपने कंधों पर उठा लिया है। देखो, तुम्हारी मदद से मैंने इस बार खेत में काम किया है। खेत में फसल आना भी शुरू हो गई है। बस कुछ दिनों तक इन फसल को कुछ न हो। अगर ऊपर वाले की कृपा बनी रही तो इस बार अच्छे दाम मिल जाएंगे हमें। फिर मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा जरूर लेकर आऊँगा। आप मेरे लिए तोहफा बाद में ले आइएगा, पहले माँ जी की दवाइयाँ जरूरी हैं। तुम बहुत अच्छी हो गौरी। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की निशानी सिर्फ एक सोने का कंगन ही था। मेरे खेत के लिए तुमने वो कंगन भी बेच दिया। पता नहीं मैं तुम्हारा इतना सारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। अब आप एहसान की बात मेरे सामने मत कीजिए। मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारा सुख और दुख सब एक है। और कंगन का क्या है, कंगन दोबारा आ जाएंगे। और रही बात माँ की, तो माँ मेरे दिल में बसती हैं। गौरी की इतनी अच्छी बातें सुनकर माधव गौरी को गले से लगा लेता है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। माधव की फसल बड़ी हो गई थी और वो धीरे धीरे पकने भी लगी थी। कुछ दिनों के बाद जब कटाई का समय आता है तो उनके गांव में बाढ़ आ जाती है, जिस कारण माधव के खेत के साथ साथ और भी गरीब लोगों के खेत उजड़ जाते हैं। माधव और उसके परिवार पर एक बार फिर से विपत्ति आ जाती है। हे ऊपर वाले, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में किसानी करने की। मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने तुम्हारे पैसे भी डुबा दिए। हे ऊपर वाले, तू हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करता है? पता नहीं बहू, ऊपर वाला हमसे क्या चाहता है। तभी गौरी वहाँ से भागकर रोते रोते नदी किनारे आ जाती है और अपने दुख बयां करने लगती है। तभी पीछे पीछे माधव भी वहाँ पर आ जाता है। उसी वक्त गौरी का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है, जिसके बाद माधव रोते हुए कहता है, हे ऊपर वाले, क्या करूं? तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। गौरी, गौरी तुम कहाँ हो? क्या मेरी आवाज तुम्हारे तक जा रही है? हे ऊपर वाले, गौरी को वापस लौटा दो। दूसरी तरफ डूबती हुई गौरी को एक खूबसूरत सी जल परी बचा लेती है और कहती है, तुम्हारा पति तुम्हें हताश होकर ढूंढ रहा है गौरी। मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियों के साथ वापस भेज रही हूँ। अपनी जादुई शक्तियों से मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। बार बार तुम्हारे पति का खेत उजड़ जाता है और तुम्हारे घर में गरीबी छाई हुई है। तुम्हारी सास भी बहुत बीमार है। आखिर आप ऐसा क्या करने वाली हो? मैं तुम्हारे बाल जादुई सोने चांदी के बाल बना रही हूँ, जो सिर्फ एक नेक दिल इंसान को ही दिखेंगे। कुल मिलाकर अब से तुम्हारे बाल जादुई सोने चांदी के होंगे, जिसके सहारे तुम कुछ भी कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी। अब मुझे नदी से बाहर भेज दीजिए। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। गौरी के अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं। नदी से बाहर निकलकर वो अपने पति को गले से लगा लेती है। तुम वापस आ गई गौरी, मैं तो डर गया था कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। तुम ठीक तो हो ना? आप मेरी फिक्र मत कीजिए जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तैरना आता है। अब देखिएगा सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते कहते गौरी रुक जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, नहीं, मैं अपने जादू के बारे में इन्हें नहीं बता सकती। कहीं ये जानकर कि मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं, इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं चुपचाप इनकी मदद करूँगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी वापस घर लौट जाते हैं, जहाँ पर गौरी अपने जादू से बहुत स्वादिष्ट खाना तैयार करती है।
और अपनी सास और पति को खिलाती है। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन घर में पूरी पकवान बनाने के लिए राशन कहाँ से आया? हाँ गौरी, कहाँ से आया ये सब? पता नहीं। हाँ, याद आ गया। वो कुछ अगल बगल वाले गांव के लोग हमारे गांव में राशन बांटने आए थे। ये मैंने उन्हीं से लिया था। अच्छा तो ऐसा है, लेकिन इतनी सी बात बताने में तुम इतना लड़खड़ा क्यों रही हो? और तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? जब से नदी से आई हो, सुनहरे और चांदी की तरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। शायद नदी में गिरने की वजह से बालों का रंग खराब हो गया है। 2-3 दिन तेल डालूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह बहाना बनाकर गौरी चुटकियों में कभी घर साफ कर देती थी, तो कभी चुटकी बजाते ही खाना तैयार हो जाता था। अपने जादू से गौरी अपनी सास के लिए दवाइयाँ भी प्रकट कर लेती है। और एक दिन वो अपने मन में सोचती है, माधव जी अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। मुझे उनके खेत को भी ठीक करना होगा। यही सही समय है। इनके सो जाने के बाद मैं खेतों में जाऊंगी। ऐसा सोचकर गौरी आधी रात को अपने खेत की तरफ जाने लगती है। गौरी को घर से निकलते हुए माधव देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। आखिर इतनी रात को गौरी जा कहाँ रही है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। माधव गौरी के पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि गौरी खेतों में जाकर अपने सोने चांदी के बाल तोड़कर कुछ कहती है। हे जादुई सोने चांदी के बाल, मेरे पति के खेत को फिर से हरा भरा कर दो कि कोई भी आंधी तूफान और जंगली जानवर हमारे खेत को खराब ना कर सके। ऐसा कहते ही गौरी वो बाल खेत में छोड़ देती है। उसके ऐसा करते ही खेत में एक चमत्कार होता है। उनका उजड़ा हुआ खेत पकी हुई फसलों से भर जाता है। अरे वाह, हमारा खेत तो फिर से हरा भरा हो गया है। माधव जी जब इसे देखेंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तभी माधव गौरी के नजदीक आता है और उससे कहता है, खुशी का तो नहीं पता, लेकिन मैं हैरान जरूर हो गया हूँ गौरी। क्या है ये सब? तुमने ये जादू कैसे किया? इसका मतलब घर में जो स्वादिष्ट खाना और माँ की दवाइयाँ आ रही थी, वो तुम अपने जादू से कर रही थी? मुझे माफ कर दीजिए माधव जी, आपको सब पता चल गया। मुझे डर था कि कहीं आपको सब पता चल गया और आपने मुझे छोड़ दिया, तो बस इसीलिए मैंने आपसे ये सब बात छुपाई। तुम्हारे जादुई होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब हुआ कैसे गौरी? उसके बाद गौरी माधव को नदी के अंदर घटी सारी घटना के बारे में बताती है। सारी बात जानकर माधव बहुत खुश होता है और गौरी को लेकर घर वापस आ जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर मंजू को सारी बात बताते हैं। सारी बात जानकर मंजू कहती है, बहू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू जादू कर सकती है तो मेरा चश्मा ला दे, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। गौरी हंसती है और अपने जादू से मंजू के लिए चश्मा प्रकट कर देती है। चश्मा पाकर मंजू बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे गौरी अपने जादू से अपना घर पक्का कर लेती है और घर में जरूरत की सारी चीजें भी ले आती है। और इस तरह गौरी की जादुई सोने चांदी के बालों के कारण माधव और उसके परिवार की जिंदगी हंसी खुशी से गुजरने लगती है। नताशा हमेशा उदास रहती थी क्योंकि कोई भी उससे प्यार से बात नहीं करता था। सभी उसके काले रंग रूप को लेकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। कमला थी तो नताशा की सगी माँ, लेकिन वो अपनी दूसरी बेटी रूपा को ज्यादा प्यार करती थी। अरे बेटा, अच्छे से खाती क्यों नहीं हो? देखो, मैंने तेरे लिए मछली चावल बनाया है। माँ, मेरा आज मछली चावल खाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कहते बेटा, मछली चावल नहीं खाओगी तो ताकत कहाँ से मिलेगी?
तभी नताशा जो सूखी रोटी और प्याज खा रही थी वो बीच में बोल पड़ी। माँ, अगर रूपा नहीं खाना चाहती तो मछली चावल मुझे दे दो। तुझे जो मिला है चुपचाप खा ले, समझी? मैं अपनी रानी बेटी को अपने हाथों से मछली चावल खिलाऊंगी। तो जल्दी से खाना खत्म कर और नदी में जाकर झूठे बर्तन धो कर ला। यहाँ बैठी मत रह, अभी और भी बहुत काम बचे हैं करने के लिए। नताशा चुपचाप सूखी रोटी खाने लगी। खाना खाने के बाद वो झूठे बर्तन लेकर नदी में धोने चली गई। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मैं आज घर नहीं लौटूंगी। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये कहते हुए नताशा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक से वहाँ से गुजर रही लंबे बालों वाली स्वीटी परी ने नताशा की सारी बात सुन ली। वो तुरंत नताशा के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो नताशा? मन सुंदर होना चाहिए, बाहरी रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। लेकिन लोगों को तो बाहरी सुंदरता ही दिखाई देती है। वो लोग सब बेवकूफ है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। आपका रंग रूप मेरी तरह होता तो आपको पता चलता कि कितनी तकलीफ होती है घर और बाहर के लोगों के ताने सुनकर। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अभी तुम घर जाओ, शाम होने वाली है। नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ कोई प्यार नहीं करता। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूँ तो फिर तो तुम घर चली जाओगी ना? क्या सच में आप मुझे अपने जैसा सुंदर बना दोगी? हाँ नताशा, सच में। फिर तो सभी लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे। अच्छा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जादू करने वाली हूँ और जब तक मैं न कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। नताशा ने खुशी खुशी अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब स्वीटी परी ने उसे आंखें खोलने को कहा तब नताशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे मेरा रंग रूप तो बिल्कुल आप जैसा हो गया और मेरे बाल तो सोने के हो गए हैं। नताशा, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा परी लोग जाने का समय हो गया। इतना कहकर स्वीटी परी अदृश्य हो गई। वहीं दूसरी ओर नताशा खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। गांव के सभी लोग उसे बस देखते ही रह गए। फिर जब नताशा घर पहुंची तो उसे देख उसकी माँ कमला हैरानी से बोली, अरे नताशा, ये तेरा रंग रूप कैसे बदल गया? तू तो बहुत सुंदर दिख रही है और ये तेरे बाल तो सोने की तरह चमक रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? फिर नताशा अपनी माँ को सारी बात बताते हुए बोली, माँ, आज जब मैं नदी में बर्तन धोने गई थी तभी वहाँ एक सुंदर सी परी आई। उन्होंने अपने जादू से मुझे सुंदर बना दिया और मेरे बालों को तो देखो, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। ये कहते हुए नताशा ने अपने सुनहरे बालों को जैसे ही हाथ लगाया तो उन बालों से सोने के सिक्के गिरने लगे। ये देखकर नताशा और कमला दोनों दंग रह गयी। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के सिक्के? नताशा बेटी, मेरे पास आओ, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर आई हो। तुम तो मेरे घर की सबसे बड़ी और लाडली बेटी हो। आप बैठ मेरे पास बेटा। ये कहते हुए कमला नताशा से प्यार से बात करने लगी। नताशा बेटी, तुम थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। तब तक मैं ये सोने के सिक्के उठाकर अलमारी में रख देती हूँ। पर माँ, रात का खाना बनाने की तैयारी शुरू करनी है मुझे। वो सब मैं कर लूंगी, तो बस जाकर आराम कर। और हाँ, आज मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी, ठीक है? अब यहाँ खड़ी क्यों है? जाकर अपने कमरे में आराम कर। नताशा खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। तभी वहाँ कमला की दूसरी बेटी रूपा आई और बोली, माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आज खाना आप बनाओगी?
हाँ बेटी, क्योंकि नताशा के पास परी के जादुई सोने के बाल हैं। अब देखना, हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। अब जल्दी से जाकर इन सोने के सिक्कों को सुनार की दुकान में बेच कर आती हूँ। इस तरह सोने के सिक्के बेचते बेचते नताशा की माँ कमला बहुत अमीर हो गई। वो बहुत सारी धन संपत्ति की मालकिन बन गई। लेकिन कमला का लालच फिर भी कम नहीं हुआ। वो हर रोज नताशा से जादुई सोने के बालों से सोने के सिक्के गिराने को कहा करती। इतना ही नहीं, कमला अब नताशा का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। ऐसे ही एक दिन कमला, नताशा बेटा, खाना खाने आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। नताशा खुश होते हुए खाना खाने बैठ गई। लेकिन रूपा को वहाँ ना देख वो बोली, माँ, रूपा कहाँ है? उसे आपने खाना खाने बुलाया नहीं? अभी बुला लूंगी, तुम तो खाना शुरू करो। देखो बेटी, आज मैंने तुम्हारे लिए मछली चावल बनाया है। तभी प्लेट की ओर देखते हुए नताशा हैरानी से बोली, अरे माँ, आपने तो मुझे बड़ी वाली मछली दी है, मैं खा नहीं पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगी? चल जल्दी से खाना शुरू कर, इसके बाद मैं तुझे शुद्ध देसी घी का हलवा भी खिलाऊंगी। इतने में रूपा कमरे से बाहर आई और बोली, माँ, आपने मुझे नहीं बुलाया, मुझे भी तो भूख लगी है। दिन भर सोती रहती है, कुछ काम करती रही है और सबसे पहले भूख तुझे ही लग जाती है। चल बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ये कहते हुए कमला ने रूपा के लिए खाना परोसा। प्लेट में खाना देखते ही रूपा मुंह बनाते हुए बोली, माँ, आपने मुझे छोटी मछली क्यों दी है? मुझे भी बड़ी मछली चाहिए। जो मिला है चुपचाप उसे खा ले, नखरे मत दिखा। अरे नताशा बेटा, तूने अभी तक खाना क्यों नहीं शुरू किया? खा खा, पेट भर के खा। माँ की बात सुनकर नताशा मन ही मन खुश होते हुए बोली, माँ मुझसे कितना प्यार करती है। ये सब लंबे बालों वाली परी का कमाल है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब नताशा की माँ कमला गांव की सबसे अमीर औरत बन गई। उसी गांव में कालिया और टोनी नाम के दो बदमाश रहते थे, जो कमला को अक्सर सुनार की दुकान में आते जाते देखा करते थे। हाँ गुरु, मैं हर दिन इस घर में रहने वाली औरत को सुनार की दुकान में दिन में 2 बार आते हुए देखता हूँ। वो औरत ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आती है और सुनार की दुकान पर बेचकर ढेर सारे पैसे लेकर जाती है। पर इसके पास इतना सारा सोना आता कहाँ से है? मैंने सब पता लगा लिया है गुरु। इस औरत की एक लड़की है जिसके सोने के जादुई बाल है। जब वो अपने बाल छूती है तब उसके बालों में से सोने के सिक्के गिरते हैं। इसी की वजह से ये इतनी अमीर हो गई है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। सोने के सिक्के से भरा हुआ बक्सा होता तो हम उठाकर भाग जाते, लेकिन 50 किलो की लड़की को लेकर कैसे भागेंगे? गुरु, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे किडनैप करके उठाकर भाग जाएं? इससे हम दोनों पर उस लड़की का वजन भी कम पड़ेगा और हमें उसे उठाकर ले जाने में आसानी भी होगी। अरे ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? तू मेरे साथ रह रहकर समझदार हो गया है। दोनों बदमाश रात होने का इंतजार करने लगे। फिर सबके सो जाने के बाद कालिया और टोनी नताशा को बेहोश कर उसे एक बोरे में डालकर एक सुनसान खंडर में ले गए। जब नताशा को होश आया तो उसने देखा उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं। अरे ये क्या? ये मेरे हाथ पैर किसने बांध दिए और मैं कहाँ पर हूँ? तभी कालिया हंसते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही जगह हो लड़की। कौन हो तुम और मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है? छोड़ो मुझे। हमने तुझे किडनैप किया है लड़की, अब तुम हमारे कब्जे में हो। लेकिन क्यों? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें पता है कि तेरे जादुई सोने के बाल हैं। तू हमें भी सोने के सिक्के से माला माल कर दे, फिर हम भी बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। उन बदमाशों की बात सुन नताशा मन ही मन बोली, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? खूबसूरत दिखने के चक्कर में मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। अब मेरा क्या होगा? इस तरह कालिया और टोनी नताशा से जोर जबरदस्ती कर सोने के सिक्के हासिल करने लगे।
ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए। फिर एक दिन टोनी के दिमाग में एक आइडिया आया। गुरु, हम इस तरह थोड़े थोड़े सोने के सिक्के बाजार में बेचने जाएंगे तो पुलिस की नजर हम पर पड़ सकती है। बात तो तूने 16 आने सही बोली है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम इस लड़की के सारे सोने के बाल ही काट दें? इसके सोने के बालों की कीमत लाखों में होगी, फिर हमें इस लड़की की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरे पास इतने कमाल के आइडिया आते कहाँ से हैं? चल जल्दी से कैंची लेकर आ, हम इसके सारे बाल काट देते हैं। दोनों की सारी बातें नताशा ने सुन ली और रोने लगी। कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये मेरे सारे बाल काट कर मुझे गंजी कर देंगे। इससे अच्छा तो मैं पहले ही ठीक थी। मैंने स्वीटी परी की बात ना सुनकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपना पहले वाला रंग रूप वापस चाहिए। अब मुझे इस मुसीबत से कौन बचाएगा? ये कहते हुए नताशा रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर स्वीटी परी प्रकट हुई और बोली, घबराओ नहीं नताशा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। स्वीटी परी ने अपनी जादुई शक्ति से कालिया और टोनी को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। पुलिस ने उन दोनों को देखते ही तुरंत जेल में बंद कर दिया। उसके बाद स्वीटी परी नताशा को रस्सियों से आजाद करते हुए बोली, नताशा अब तुम घर लौट जाओ, तुम आजाद हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे वापस पहले जैसा बना दो। लेकिन तुम तो सुंदर बनना चाहती थी ना? नहीं, मैं अब समझ गई कि असली सुंदरता बाहरी रंग रूप से नहीं होती। प्लीज मुझे पहले जैसा बना दो। नताशा की बात सुन स्वीटी परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और नताशा फिर से पहले जैसी दिखने लगी। उसके बाद स्वीटी परी आसमान में कहीं गायब हो गई। वहीं नताशा अपने रंग रूप को देखते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर माँ मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करेंगी? कोई नहीं, मैं माँ के ताने सुनकर रह लूंगी। ये कहते हुए नताशा एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गई। तभी उसकी माँ कमला और उसकी बहन रूपा उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँची। अरे नताशा बेटी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं इन 4 दिनों में समझ गई कि बेटी खोने का दर्द क्या होता है। चल मेरा बच्चा, घर चल, देख कितनी कमजोर हो गई है। माँ, मैं पहले जैसी दिखने लगी। अब मेरे बालों से सोने के सिक्के नहीं गिरेंगे माँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, बस घर चल, तेरे बिना घर सोना लग रहा है। नताशा दीदी, अब उठ भी जाओ, आज से हम एक जैसा खाना खाएंगे। चलो घर चलते हैं। उसके बाद कमला ने अपनी दोनों बेटियों को प्यार से गले लगा लिया और सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।